जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच आर्टिलरी सिस्टम्स की डील। इंडियन नेवी के लिए यूएस से 300 मिलियन यूएस डॉलर्स तक के वेपन पैकेज वाली डील अपनी फाइनल स्टेज में। जल्द ही भारत बनेगा यूएनएससी का परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हुए टर्की के नए यूसीएवी। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 लोकेशंस के नए नाम की करी अनाउंसमेंट। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से लोकसभा को सूचित किया गया है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के उद्देश्य के साथ पिछले 3 वर्षों में भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू काफी बढ़ी है। और लोकसभा के साथ जो आंकड़े शेयर किए गए हैं उसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत के डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू थी 94,845 करोड़ रुपीस। वहीं अगर आप इसे कंपेयर करेंगे 2019-20 से, तब उस समय डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू थी 79,071 करोड़ रुपीस। और साथ में ये भी बताया गया कि कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें 155 mm की धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS, LCA तेजस, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मेन बैटल टैंक अर्जुन, T-90 टैंक, T-72 टैंक, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, BMP-2-2K, Su-30 MKI, चीता हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, डॉर्नियर Do-228, हाई मोबिलिटी ट्रक्स, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS चेन्नई, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, अर्जुन आर्मर्ड रिपेयर एंड रिकवरी व्हीकल, ब्रिज लिंक टैंक, 155 mm एम्यूनेशन के लिए बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल, वेपन लोकेटिंग रेडार, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट के लिए लक्ष्य पैराशूट, बैटल टैंक्स के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक साइट्स, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, इनशोर पेट्रोल वेसल्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, फास्ट इंटरसेप्टर बोट, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी और 25 टन की टग्स। तो इन सभी को भारत में प्रोड्यूस किया गया है। बाकी जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हम आपको बता चुके हैं कि भारत ने अपनी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS को भी एक्सपोर्ट करा है। हालांकि वो देश कौन सा है जिसने ATAGS खरीदी है तो इसके बारे में ऑफिशियली तो कोई जानकारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन कंपनी ऑफिशियल्स की तरफ से जरूर कहा गया है कि जो ATAGS है तो वो एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन में सप्लाई की गई है और ऐसे में एक संभावना सऊदी अरेबिया की भी बन रही है। लेकिन हाँ, अभी कुछ भी कन्फर्मली नहीं कहा जा सकता है कि ये ATAGS आखिर किसको एक्सपोर्ट की गई है। बाकी जैसे कि सऊदी अरेबिया भी भारत फोर्स द्वारा बनाई गई भारत 52 नाम की 155 mm की आर्टिलरी के ट्रायल्स कंडक्ट कर चुकी है। ये ट्रायल्स 2020 में कंडक्ट किए गए थे और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि आर्टिलरी सिस्टम के लिए सऊदी अरब के साथ जो डील है वो जल्द ही अपना अंतिम रूप ले सकती है। लेकिन ये डील भारत 52 के लिए होगी या फिर ATAGS की, तो इसके बारे में कुछ भी अभी कन्फर्म नहीं है। ANI की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए लीथल वेपन पैकेज की खरीद के लिए जो प्रस्ताव है वो भारतीय रक्षा मंत्रालय में एडवांस स्टेज में है और फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के तहत US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस 300 मिलियन यूएस डॉलर्स की डील पर नेगोशिएशंस जारी हैं। इस डील के तहत MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज और हेलफायर मिसाइल्स ली जाएंगी। बाकी ये हेलफायर एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसकी जो ऑपरेशन रेंज है वो 0.5 किलोमीटर से 11 किलोमीटर तक है और US मिलिट्री अपने इस मिसाइल का इस्तेमाल अपने कई सारे ऑपरेशंस में ऑलरेडी कर चुकी है। बाकी रही बात मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज की, तो इन्हें खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इनकी ऑपरेशन रेंज है 9.1 किलोमीटर। और ये जो मिसाइल है ये ऑलरेडी इंडियन नेवी के PATI एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट की फ्लीट में इंडक्ट की जा चुकी है। और बाकी US के साथ जो 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए डील साइन की गई थी, तो उन 24 हेलीकॉप्टर्स में से 3 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी इंडियन नेवी को डिलीवर किए जा चुके हैं और बाकी के हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। BHEL को डिफेंस सेक्टर के लिए स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट रिसीव हुआ है और जो इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे उनकी कॉस्ट होगी लगभग 3700 करोड़ रुपीस और ये 12 वर्षों में डिलीवर किए जाएंगे। बाकी इक्विपमेंट किस तरह के हैं तो इसके बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से आज राज्यसभा को लिखित रिप्लाई में सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने जिन 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को स्थापित किया है तो ये कॉरिडोर्स भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने, डोमेस्टिक सप्लाई चेन को विकसित करने और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए 2024-25 तक 20,000 करोड़ रुपीस तक के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। जो उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो यहाँ पे 6 नोड्स हैं, अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ। और जो तमिलनाडु का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो यहाँ पे 5 नोड्स हैं, चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सेलम और त्रिचुरपल्ली। और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 108 MOUs अभी तक साइन हो चुके हैं जो कि करीब 12,191 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल रखते हैं। और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करने के लिए अभी तक करीब 1,611 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स एक्वायर की जा चुकी है,
जबकि तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अभी तक 910 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया गया है। और रक्षा राज्य मंत्री का यह भी कहना था कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं ये भारत में होलिस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कल मंगलवार से जो फिनलैंड है वो नेटो का औपचारिक रूप से 31st मेंबर बनने जा रहा है। और फिनलैंड के इस अनाउंसमेंट के रिस्पॉन्स में रशिया की तरफ से कहा गया कि वे वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को और मजबूत करेंगे। और अगर फिनलैंड में अदर नेटो मेंबर्स के फोर्सेस और रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम रशिया की मिलिट्री सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए और भी अतिरिक्त कदम उठाएंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल रविवार को एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि चीन के साथ हमारे काफ़ी सीरियस डिस्प्यूट हैं और खास करके 2020 के बाद से जो सीमा पर तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। उनका यह भी कहना था कि चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं है और तब तक सामान्य नहीं हो सकते हैं जब तक कि LAC पर बड़ी संख्या में मिलिट्री फोर्स मौजूद है। और उनका यह भी कहना था कि 2020 में जब कोविड जैसी सिचुएशन चल रही थी तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीमा पर बहुत बड़ी संख्या में आर्मी और एयरफोर्स को मूव कराने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किए थे, क्योंकि हमारा पड़ोसी जिसने सभी एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करके LAC पर अपनी मिलिट्री को काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात किया तो उसको जवाब देने का एक ही तरीका था अपनी मिलिट्री को उसके काउंटर में डिप्लॉय करना। और उनका यह भी कहना है कि चीन के साथ लगी सीमा पर हमारे सोल्जर्स पूरी तरह से तैनात हैं और उनके पास किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए सही तरह के इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। और जब तक कि हमें एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक सीमा पर हमारे पोस्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम हर एक वो चीज़ मेंटेन करके रखेंगे जो मेंटेन करने की ज़रूरत है। और उनको ये भी कहना था कि भारत जो कि इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह उभर कर सामने आ रहा है तो ये जल्द ही UNSC का परमानेंट मेंबर भी बनेगा। आज सोमवार को झारखंड पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में 5 नक्सल्स को ढेर किया गया है। बाकी इनके पास से 2 AK-47 भी रिकवर की गई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑपरेशन जारी है और इस मामले पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली है जिनके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी हाल ही में टर्की के बैरक्तर अकंची UCAVs को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है। बाकी आपको टर्की के इस नए अकंची UCAV के बारे में बताए थे। ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला UCAV है जो कि 6000 किलोग्राम तक की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी के साथ आता है। और हथियारों को कैरी करने के लिए इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग तरह के मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम है। और हाँ, बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि भारत के दोनों एडवर्सरीज चीन और पाकिस्तान दोनों ही कॉम्बैट ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के मामले में भारत से आगे हैं, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में फिलहाल अभी तक कोई भी एक्टिव कॉम्बैट ड्रोन नहीं है। हालांकि भारत में कॉम्बैट ड्रोन्स को विकसित करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, पर फिलहाल अभी कोई भी हमारे पास एक्टिव कॉम्बैट ड्रोन नहीं है। बाकी ड्रोन्स कितने जरूरी हैं तो उसके लिए आप हमारे ड्रोन्स वर्सेस फाइटर जेट्स वाली ये वीडियो देख सकते हैं। और बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के पास टर्की के इस UCAV को खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो वैसे इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान की मिलिट्री अपने देश के सबसे बुरे आर्थिक हालात में भी अपने ऑफिसर्स के लिए लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट करवा सकती है तो फिर ये वेपन्स खरीदने के लिए पैसे तो उनके पास आ ही जाएंगे। बाकी इसके अलावा चीन की भी एक चिंदी हरकत देखने को मिली है जिसमें चाइनीज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश की 11 लोकेशंस के नए नाम को अनाउंस किया। अब इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के कृष्ण घाटी सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही M शुभम सूर्यकांत वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज इंडियन आर्मी के फर्स्ट 5 स्टार रैंक ऑफिसर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और इस अवसर पर हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ द्वारा पाकिस्तान को कही गई कुछ लाइन्स दोहराना चाहेंगे। ये बात है 13 दिसंबर 1971 की, जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने, जो कि उस समय आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को कहा था कि देखिए या तो सरेंडर कर दो या फिर हम आपको साफ ही कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो शायद हर कोई अच्छी तरह से जानता है, 93,000। और बाकी आज आर्मी मेडिकल कोर का 259वां रेजिंग डे भी है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर का पूरा नाम क्या था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।